और 26 नवंबर 1949 को उनकी आंखों से आंसू आ रहा था। तो नानक चंद रत्तू ने पूछा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, आप 4-5 बजे तो बड़े खुश हो रहे थे, अभी 8-9 बजे क्या हो गया, आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने कभी आपकी आंखों से आंसू नहीं देखे। ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान और उस संविधान को बचाने की है। ये लड़ाई रोजगार, ये लड़ाई उस संविधान में समानता की लड़ाई है। तो आप लोगों को वो तथ्य जुटाने पड़ेंगे। वो वर्कर को ऐसे समझते हैं जैसे ये वर्कर की उसकी जरूरत है, वो आएगा, उसके लिए काम करेगा, जख मारेगा, क्योंकि वो तो बड़ा नेता हो गया है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर अपनी सही जगह ढूंढ लेते तो वो इंटरनेशनल कोर्ट के चेयरमैन बन सकते थे। अगर वो अपनी सही जगह ढूंढ लेते तो फिर आप लोग यहां नहीं बैठते। कि आज मैंने हजारों साल की उस असमानता को, हजारों साल की उस गैर बराबरी को जो मनुस्मृति में लिखी हुई थी, जिसमें शूद्र को इंसान नहीं समझा जाता था, यह शूद्र समाज, यह गरीब समाज असमानता की बाढ़ लंबे समय से झेल रहा था। मैं अपनी कलम से उस असमानता को उखाड़ करके फेंक करके आया हूं और भारतीय संविधान के अंदर उस समानता को लागू करके आया हूं। नेताओं, मेरे नौजवान साथियों, अलग अलग पार्टी से आए हुए मेरे कार्यकर्ता साथियों, ये करीब 5-6 बजे का समय था जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विसिल बजा रहे थे और खुश हो रहे थे। लेकिन उसी दिन रात को जब 9 बजे का समय होता है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का खाने का समय होता है और नानक चंद रत्तू जब बाबा साहब को दवाई और खाना देने के लिए बाबा साहब के कमरे में जाते हैं, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी चेयर पर बैठ करके अपनी आंख बंद करके और इतने उदास मुद्रा में थे कि उनकी आंखों से आंसू आ रहा था। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो उदास तो रहे लेकिन कभी रोए नहीं, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो अपने बच्चों का, उनके बच्चे जब इस दुनिया से चले गए उस समय नहीं रोए। 35 साल की अल्पायु के अंदर माता रमाबाई उनको छोड़ करके चली गई, वो उस समय नहीं रोए। और 26 नवंबर 1949 को उनकी आंखों से आंसू आ रहा था। तो नानक चंद रत्तू ने पूछा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, आप 4-5 बजे तो बड़े खुश हो रहे थे, अभी 8-9 बजे क्या हो गया, आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने कभी आपकी आंखों से आंसू नहीं देखे। सम्मानित साथियों, यह बात आप लोगों को सुननी होगी और सुन करके इसके ऊपर मंथन करना होगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं इसलिए उदास हूं रत्तू कि मैं जिनको संविधान सौंप करके आया हूं, जिन लोगों के हाथ में संविधान सौंप करके आया हूं, जिसको मैंने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा करके बनाया है, मैं आज उन लोगों के हाथ में संविधान सौंप करके आया हूं जो असमानता को खत्म नहीं करना चाहते हैं। मैं उन गांधी के लोगों में के हाथों में संविधान सौंप करके आया हूं जो गांधी अनशन पे बैठ गया था कि अगर इस देश के अंदर से असमानता खत्म हो गई तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो जो असमानता को खत्म होने के बदले में अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं, वो असमानता को खत्म नहीं होने देंगे। मैं उन असमानता को बरकरार रखने वाले लोगों के हाथ में उस संविधान को सौंप करके आया हूं। तो मैं इसलिए चिंता में हूं कि अगर मेरे लोगों ने अगर ज्यादा समय तक इस संविधान को गैर बराबरी स्थापित रखने वाले लोगों के हाथ में इस संविधान को सौंप दिया तो वो इस संविधान का एक भी अक्षर लागू नहीं करेंगे। इस संविधान की समानता जो बहन सावित्रीबाई फुले ने यहां पर वो प्रस्तावना पढ़ी, उस प्रस्तावना को लागू नहीं करेंगे। मैंने अपनी कलम से जो समानता लिखी है उस समानता को लागू नहीं करेंगे और धीरे धीरे इस संविधान को खत्म करने का काम करेंगे, उस मनुस्मृति को दोबारा लागू करने का काम करेंगे। क्योंकि समानता जो संविधान के अंदर लिखी है ये इन लोगों के सामने उस असमानता के सामने खड़ी हो जाएगी। तो साथियों, जिस संविधान को खत्म होने का डर लेकर के आज आप यहां पर बैठे हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो उसको 1949 में जिस दिन संविधान को सौंपा उसी दिन बता दिया था। लेकिन ये बातें तो हर मंच से हो रही है, पूरे देश के अंदर हो रही है। जो भी नेता आता है वो इसी बात को दोहराने का काम करता है। लेकिन साथियों,
आज संविधान बिल्कुल खतरे में है और उसको बचाना आप लोगों की उस ताकत से बाहर जा रहा है। तो मैं लंबी चौड़ी बात ना करके उसमें अपने आप को भी यहां पे शामिल करता हूं और एक संदेश एक जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मुझे किसी साझे मंच पे जाने का मौका मिलता है मैं तो इस बात को जरूर रखता हूं। मेरे साथी कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मैंने कहा नहीं, मैं खड़ा ठीक हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे सीनियर नेता आए हैं, उनको बैठने का मौका मिलना चाहिए। फिर मैं ये भी देख रहा था कि बैठने के लिए भी तकरार हो रही थी और मैंने अपने उस साथी को कहा कि मैं एक पार्टी चलाता हूं, मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूं। यहां पर हमारी टीम के लोग थानेदार जगमाल सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव, चौधरी रईस खान प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे प्रीतम कुमार जांगीर और हमारे तमाम लोग, डॉक्टर सुनील यहां पर बैठे हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं यहां खड़ा ठीक हूं क्योंकि मैं एक पार्टी चलाता हूं, मैं तो रोज चलता हूं और जहां भी कार्यक्रम होता है वहां पर मुख्य तौर पे मुझे बैठने का मौका मिलता है, क्योंकि मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूं। ये साझा प्रोग्राम है, इस साझे प्रोग्राम के अंदर अगर हम खड़े होकर के अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो ताकत वक्तव्य में होंगे। अभी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की रैली रोहतक के अंदर 18 दिसंबर को रखी गई है। सम्मानित साथियों, एक साल से भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपना प्रोग्राम चला रहे हैं। मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं, ना मैं कभी सांसद रहा, ना मैं कभी एमएलए रहा, ना मेरे बाप दादा कभी एमएलए रहे, लेकिन हाँ हमने उस भारतीय संविधान को साक्षी मान करके पढ़ाई लिखाई किए हैं, हम लोगों के बीच में गए हैं, लोगों के उस दुख दर्द और तकलीफ को समझा है कि एक्चुअल में लोगों को चाहिए क्या। हमने लोगों को बताया है कि ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की लड़ाई ये पेट भरने की लड़ाई नहीं है, ये रोटी की लड़ाई नहीं है, ये भूख की लड़ाई नहीं है, क्योंकि भूख तो भारतीय जनता पार्टी ने मिटाने का ठेका ले लिया है। वो तो कह रहे हैं कि आप बीपीएल के अंदर अपना नाम दर्ज करा लो। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप बीपीएल में अपना नाम दर्ज करा लो, आपके लिए 5 किलो चावल, 2 किलो दाल और आटा आपका पर व्यक्ति आपके राशन कार्ड पर आ जाएगा। साथियों, पेट भरने का प्रोग्राम तो उन्होंने चला दिया है, और अगर सिर्फ पेट भरने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर तो एक मंदिर के सामने खड़ा होकर के भिखारी अपना पेट भरने का अपनी पेट की आग बुझा लेता है। ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान और उस संविधान को बचाने की है। ये लड़ाई रोजगार, ये लड़ाई उस संविधान में समानता की लड़ाई है। तो आप लोगों को वो तथ्य जुटाने पड़ेंगे, वो प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, वो नौजवान को उसके साथ में जोड़ना पड़ेगा, उन चीजों को आगे लेकर के चलना पड़ेगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा। और सम्मानित साथियों, मैं बड़े बड़े नेताओं को देखता हूं, अरे उनको अपना थोड़ा सा धन भी बाहर निकालना पड़ेगा। वो वर्कर को ऐसे समझते हैं जैसे ये वर्कर की उसकी जरूरत है, वो आएगा उसके लिए काम करेगा, झक मारेगा क्योंकि वो तो बड़ा नेता हो गया है। नहीं, उस बड़े नेता को छोटा बन करके उस वर्कर की दुख तकलीफ में शामिल होकर के अपने वर्करों को तीर तर्राज बना करके उनको फील्ड में भेजना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये धन भी इस सत्ता से ही कमाया है और आज वो संविधान को बचाने की बात करते हैं। तो सम्मानित साथियों, नौजवानों को तैयार करना पड़ेगा, महिलाओं को तैयार करना पड़ेगा। अगर किसी पार्टी के साथ में अगर फार्मूले नहीं है कि कैसे तैयार करेंगे, तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपने फार्मूले उन पार्टियों से भी शामिल करना चाहती है। और एक बार देख ले नजारा, 18 दिसंबर 2022 को लाखों लोग रोहतक के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के बैनर के नीचे आएंगे। लाखों लोग। हरियाणा छोटा है, लेकिन फिर भी मैं यहां खड़ा होकर के कह रहा हूं कि कम से कम 2.5 लाख लोग रोहतक के अंदर 18 दिसंबर 2022 को आने वाले हैं। अब 2.5 लाख लोग जब आएंगे तो वो ताकत लेकर के जाएंगे, और जाकर के काम करेंगे। तो सम्मानित साथियों, ऐसा काम जब हम करेंगे तो फिर जाकर के भारतीय संविधान बचेगा। सिर्फ जगह ढूंढने से और अपना हर जगह अपनी मौजूदगी जता करके कि नहीं मैं तो बड़ा नेता हूं, बाकी सब मुझसे छोटे हैं, इस भावना से कभी भी आप लोग उस संविधान को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर अपनी सही जगह ढूंढ लेते तो वो इंटरनेशनल कोर्ट के चेयरमैन बन सकते थे। अगर वो अपनी सही जगह ढूंढ लेते तो फिर आप लोग यहां नहीं बैठते। वो सही जगह ना ढूंढ करके आप लोगों के बीच खड़े होकर के आप लोगों के लिए संविधान बना करके इस दुनिया से चले गए। सम्मानित साथियों, तो इसलिए आप लोग उनके मुताबिक, अपने मुताबिक
उस माहौल को तैयार करें और 2024 के अंदर उस भारतीय संविधान को जहां पर चलाया जाता है उस संसद भवन के अंदर अपने अलग अलग घटक दलों के साथ पहुंच करके और वहां पर अपनी ताकत बनाने का काम करें। इसी के बीच में अपनी वाणी को यहां पर विराम देता हूं कि आप लोगों ने इतने धैर्य से और शांतिपूर्वक मेरी बात को सुना। और अगर मेरी बात में, क्योंकि सच्चाई थोड़ी कड़वी भी होती है, मैं फार्मेसी का प्रोफेसर भी हूं, दवाई जो आराम करती है वो कड़वी होती है। तो अगर कहीं संदेश में कोई बात, अगर कोई व्यक्तिगत अपने ऊपर ना ले, कोई भी मेरा नेता या मेरा कोई साथी, इस बात को पॉजिटिविटी के साथ में लेकर के आगे बढ़े। हम हर पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके हम चलेंगे। सैदाब भाई जो संयोजक है इस IRPF के, उनके नेतृत्व में, और चेयरमैन जो नवा कुमार सरानिया जी हैं, उनके नेतृत्व के अंदर हम अब की बार पूरे लक्ष्य और जोश और जुनून के साथ में उस पार्लियामेंट के अंदर अपने नुमाइंदे भेजने का काम करेंगे, ताकि सही में आप लोगों का संविधान, हमारा संविधान बच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर कांशीराम साहब। अंत में मैं नारे जरूर एक बार आप लोगों से लगवाना चाहूंगा। देखो तो सही कि मैंने अपनी ताकत लगाई है तो कितना जोश पहले और अब में फर्क पड़ा है। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। IRPF जिंदाबाद, IRPF जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।